तो आंसर क्या निकल के आया? साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है। मेयर साइलेंस likely to affect the willingness of a person to enter into a contract does not amount to fraud. ठीक है, बट सर साइलेंस जो है वो तब फ्रॉड हो जाएगा। तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है साइलेंस चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है? बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर हिमसेल्फ बी बिवेयर और अवेयर। एक्सेप्शंस क्या है कि सर दो जगह पे साइलेंस फ्रॉड हो जाता है। क्या? जहां पर where silence in itself is equivalent to speech, or number two, where it is the duty of the person keeping silence to speak, duty of the person to speak. For example, if there is some insurance contract, or if there is some marriage contract, or if there is fiduciary relationship, ठीक है, फैमिली सेटलमेंट अरेंजमेंट्स, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर चुप नहीं रहना है, यहाँ पर बोलना है। तो सर यहाँ पर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक। अब चुप रह गया तो फिर वो साइलेंस फ्रॉड हो जाएगा। ओके सर। उसके बाद में मैंने आपको एक फ्रॉड का पॉइंट और कराया था। फ्रॉड का क्या पॉइंट कराया था मैंने आपको, जो पॉइंट छूट गया था? सर एक्टिव कंसीलमेंट जो है, घोड़े के पैर पे जो क्रैक्ड हूफ है उस पे कोई सीमेंट अप्लाई कर दिया, ठीक है, घोड़े के क्रैक्ड हूफ पे कोई सीमेंट अप्लाई कर दिया, तो एक्टिव कंसीलमेंट जो है उसके कारण यदि कोई धोखा खा रहा है, जो इंस्पेक्शन करने आया वो पकड़ नहीं पाया क्योंकि आपने एक्टिव कंसीलमेंट कर दिया था, तो फिर सर वो डेफिनेटली फ्रॉड है। और फिर साइलेंस चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है, ये नहीं चलेगा। ये बात भी ध्यान रखना है, यहाँ पर साइलेंस का रोल नहीं है। यदि आपने कोई एक्टिव कंसीलमेंट किया जिसके कारण सामने वाली पार्टी ने धोखा खाया है तो वो फ्रॉड है। लेकिन यदि आपने एक्टिव कंसीलमेंट किया पर सामने वाले ने इंस्पेक्शन ही नहीं किया उस चीज का, जो चीज खरीदने बेचने की बात हो रही है, उसने ड्यू डिलिजेंस किया ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब है उसने वो धोखेबाजी वाली चीज पे रिलाई किए बिना वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए। हाँ सर। तो फिर उसका मतलब है उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। यस सर। तो क्या सेकंड इस एस्पेक्ट में भले ही आपने एक्टिव कंसीलमेंट किया पर क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? नहीं सर। इन दैट केस, सेकंड केस, कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वॉइडेबल। इतना हमने समझ लिया ना? यस सर, इतना हमने समझ लिया। नाउ कल एक ये पोर्शन रह गया था जो मुझे आपको समझाना था। क्या पोर्शन? कि सर वैसे तो साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर, लेकिन उसके दो एक्सेप्शंस हैं कि जहां पर साइलेंस फ्रॉड हो जाता है। पहला क्या है? वेयर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, जहां पर यदि तुम चुप रहोगे तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा साउंड माइंड का है, और अभी आप चुप रह जाते हैं और घोड़ा वाकई में अनसाउंड माइंड का है और आप चुप रह जाते हैं, तो फिर वो फ्रॉड होगा। साइलेंस, बिकॉज आपकी साइलेंस जो है वो इस बात का स्पीच हो गया है कि हाँ घोड़े में सब कुछ सही है। अब इधर एक पॉइंट है, नोट है, दक्ष अग्रवाल इसको पढ़ेगा और उससे वो पढ़े उससे पहले सब जने अपने अपने वीडियोस ऑन करोगे। ऋचा कनव, श्रेया बियानी, सुहान गोयल, जश शाह, देवांश, ऋषि। दक्ष अग्रवाल पढ़ इसको। Yes, sir. Where silence is equivalent to speech. Example, नोट को पढ़ लो। किसी okay. In case of only fraudulent silence, the contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence. Thus, even in the case of fraud, expecting fraud by silence, the contract is voidable even though the party defrauded had the means of discovering the truth with ordinary diligence. ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब होता है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा पता करता ना, डिलीजेंस करता, ऑडिट करता, पता लगाता, दो चार लोगों से पूछता, अकाउंट्स देखता, तो उसको असलियत पकड़ में आ जाती। ठीक है। तो ये पॉइंट बड़ा धांसू है, धांसू मीन्स वंडरफुल है। ये क्या कहता है
देखो, एक तो होता है नॉर्मल फ्रॉड। फ्रॉड के यदि अपन दो पार्ट करें, तो एक तो नॉर्मली किसी आदमी के साथ में फ्रॉड हो रहा है, और दूसरा साइलेंस, चुप रह के फ्रॉड हो रहा है, साइलेंस के थ्रू फ्रॉड हो रहा है। ठीक है सर, 5 तरीके पढ़े थे ना फ्रॉड में। यस सर, उसमें से नॉर्मली कोई तरीके से फ्रॉड हो रहा है, और एक चुप रह के फ्रॉड हो रहा है। वैसे तो चुप रहना फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन चुप रहना दो जगह पे फ्रॉड होता है। क्या? कि सर पहला, जब उसका साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, और तब वो फ्रॉड हो जाता है। और दूसरा, वेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, यदि अब वो चुप रह गया तो वो फ्रॉड कर रहा है। तो इन दोनों जगह पे। अब सर, ये केवल साइलेंस एज टू फ्रॉड में मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, इधर लागू नहीं होता है ये रूल केवल इधर लागू होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। यदि इस साइड में जो पार्टी साइलेंस से फ्रॉड जिसके साथ हो गया है, जिस पार्टी के साथ में चुप रह के फ्रॉड हो गया है, एक्स ने वाई को कोई चीज बेच रहा था, उस दौरान एक्स चुप रह गया, और वाई के साथ में इस कारण फ्रॉड हो गया, क्योंकि या तो उसकी साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच थी, या उसकी ड्यूटी टू स्पीक थी जो उसने नहीं किया, इस कारण वाई के साथ में फ्रॉड हो गया। सर ये फ्रॉड फ्रॉड नहीं माना जाएगा यदि वाई ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ में, वाई ऑर्डिनरी डिलीजेंस थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेता, तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ में वो उसको सच्चाई का पता लग सकता था कि अरे ये तो मेरे साथ में गलत बात हो रही है, पर उसने खुद ने हाथ हिलाए ही नहीं। तुम्हारे तो तुम्हारी गलती है, मिस्टर वाई की गलती है। यदि तुमको ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई का पता लग सकता था, तुम्हारी भी तो ड्यूटी बनती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले थोड़े बहुत हाथ पैर हिला के और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करो। खुद सेठ जी जैसे सोफे पे लेट के कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगोगे तो क्या वो सही में कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ये तरीका होता है? अरे नहीं सर, थोड़ा बहुत पता करना चाहिए। ठीक है, तो सर यदि चुप रहने का कारण फ्रॉड हो रहा है, दोनों में से किसी भी कारण, ठीक है, लेकिन वाई के पास में मौका था, थोड़ा बहुत ड्यू डिलिजेंस कर लेता तो उसके साथ में फ्रॉड नहीं होता चुप रहने के कारण, पर उसने नहीं किया। उसने नहीं किया, उसके कारण साइलेंस फ्रॉड में पलट गया जो। ठीक है, उसने ऑर्डिनरी डिलीजेंस, सच्चाई का पता लगाने के लिए हाथ पैर थोड़े बहुत भी नहीं हिलाए। हम स्पेशल डिलीजेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि एक एक्सपर्ट आएगा और फॉरेंसिक रिपोर्ट से देखेगा और पता लगाएगा। हाँ, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, थोड़ा दिमाग से भी अपना काम किया होता तो उसको सच्चाई का पता लग सकता था। तो सर सेंटेंस क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ ओनली फ्रॉडुलेंट साइलेंट, यानी कि जहां साइलेंस फ्रॉड में कन्वर्ट हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable if the party whose consent was so obtained by fraudulent silence had the means of discovering the truth with ordinary diligence। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाते ना तो उनको सच्चाई का पता पड़ जाता। ऐसी सिचुएशन थी और उन्होंने हाथ पैर नहीं हिलाए। ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद लिटिल बिट ऑर्डिनरी डिलीजेंस, पर उन्होंने नहीं किया, तो इसकी सजा उनको भी तो मिलनी चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट उनके ऑप्शन पे अब वॉइडेबल नहीं रहेगा। ठीक है, ये पार्ट जैसे समझ में आया? चलो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को साइलेंट रह गया जो भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में कोई डील की कि क्या तुम्हारा घोड़ा जो है, वो घोड़ा, या चलो कार लेते हैं, कार के सारे ब्रेक सही हैं नहीं है, कोई बात नहीं करी है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में, तो साइलेंस जो है, क्या वो रहना फ्रॉड होता है? नहीं सर, चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं होता है। लेकिन सर अब मान लो ड्यूटी टू स्पीक थी, ड्यूटी टू स्पीक थी। फॉर एग्जाम्पल फादर और डॉटर रिलेशनशिप हो गया। फादर और डॉटर रिलेशनशिप में इट वाज ड्यूटी ऑफ फादर टू टेल द डॉटर
कि इस कार में ये खराबी है, इस कार में ये खराबी है, ठीक है सर। तो सर अब इस कार में ये खराबी है, ये बताना फादर की ड्यूटी थी, फादर ने नहीं बताया तो चुप रह गए, तो ये फादर साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। अब ये साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा यदि डॉटर के पास में थोड़ी सी भी ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लग जाता, ऑर्डिनरी डिलीजेंस, थोड़ा हाथ पैर हिलाती, थोड़ा सा गाड़ी को 1 सेकेंड के लिए चला के देख लेती है, इंस्पेक्शन कर लेती, तो इसको पता लग जाता असलियत क्या है, यस सर। पर इसने नहीं किया तो सर उस केस में साइलेंस फ्रॉड नहीं होगा। ये तो हो गया एक पॉइंट का एग्जांपल। दूसरा कि सर वेयर साइलेंस इज इक्वलेंट टू स्पीच, तो वहां पर इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, ए सेज नथिंग, हिज साइलेंस अमाउंट टू स्पीच। अच्छा, वो घोड़े को एक बार पास में जाके उसको हाथ लगा के थोड़ा सा बहुत एक चक्कर चला के चेक भी तो कर सकता था कि ये कुछ पागलपंती वाली बात तो नहीं कर रहा है घोड़ा। ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पता लग जाता कि ये घोड़ा पागल है, मानसिक है, नहीं है। पर यदि उसने उतना भी नहीं किया तो सर अब क्या साइलेंस वुड अमाउंट टू फ्रॉड? नहीं सर। यदि उसके पास में तरीका था, पास में कोई डॉक्टर खड़ा था, उसको बोल देता, घोड़ों का डॉक्टर खड़ा था, वेटरनरी डॉक्टर खड़ा था, उसको बोल देता कि यार एक बार चेक करके बताओ, पर उसने बोलना मुनासिब नहीं समझा, ठीक है। तो सर ये सब तरीके होते हैं जहां पर अ पर्सन हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस और उसने वो नहीं किया, तो फिर सर वो साइलेंस फ्रॉड हो गया मेरे साथ में। साइलेंस, ये केवल साइलेंस के तरीके से फ्रॉड हो रहा है, उस केस में ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला रूल लगाना। अदरवाइज नॉर्मल फ्रॉड में यदि आदमी के पास में विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस पता लगाने का तरीका होता और उसने नहीं किया तो भी कॉन्ट्रैक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो वॉइडेबल ही कहलाएगा। नॉर्मल फ्रॉड की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों सर? ये तो आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो सर। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, नॉर्मल फ्रॉड में तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, कुछ बोला या रिप्रेजेंट किया, क्या रिप्रेजेंट किया कि ये देसी घी है। सर डालडा घी को देसी घी बता के बेच रहा है, या तो उसने रिप्रेजेंट किया है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है कि इसके पास में सच्चाई पता लगाने का तरीका होता ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू, फिर भी नहीं लगाई, तो भी इसकी इतनी बड़ी गलती नहीं, क्योंकि ये इसके साथ धोखा करने की चेष्टा कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो रिप्रेजेंटेशन किया गया है धोखेबाजी वाला, तो इसलिए भले इसके पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू सच्चाई पता लगाने का तरीका था पर इसने नहीं लगाया, तो भी सामने वाले की ज्यादा बड़ी गलती है, क्योंकि उसने धोखा देने के इंटेंशन से गलत बातें बोली हैं। पर जहां पर चुप रह जाता है, साइलेंस रह जाता है, और सर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड वाली सिचुएशन हो जाती है, ओके सर। लेकिन सर यदि मिस्टर वाई के पास में ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई पता लगाने का तरीका था और उन्होंने नहीं लगाया, तो अब गलती बड़ी इनकी है, क्योंकि इसने कुछ गलत रिप्रेजेंट नहीं किया था, वो तो बस चुप रहा था। इधर ज्यादा बड़ी गलती इनकी मानी जाएगी, जब तुम सच्चाई का पता लगा सकते थे तो तुमने क्यों नहीं लगाया, तुम्हारी गलती। तो यहाँ पर फिर हम साइलेंस को फ्रॉड नहीं मानेंगे। यदि इनके पास में तरीका था ऑर्डिनरी डिलीजेंस से सच्चाई पता लगाने का और इन्होंने नहीं लगाया, तो इनकी ज्यादा बड़ी गलती, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं रहेगा। ये रूल सेट हो गया कि सर साइलेंस एज टू फ्रॉड में ऑर्डिनरी डिलीजेंस वाला नियम ध्यान रखना है। नॉर्मल केसेस ऑफ फ्रॉड में एक्सेप्टिंग साइलेंस बाय फ्रॉड, नॉर्मल केसेस ऑफ फ्रॉड में एक्सेप्टिंग साइलेंस बाय फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल रहेगा even though the party defrauded had the means of discovering the truth with ordinary diligence। दोनों पैराग्राफ में फर्क समझ में आया? क्या बोलना चाह रहे हैं एवरीवन? एवरीवन दोनों पैराग्राफ में समझ में आया? दिशी, सुया, देवांश, देवता के अंश, देव अंश, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। एंसल फर्नांडिस घर पहुंचा या नहीं पहुंचा? यस सर। ऋचा जी, क्लास के टाइम खाना खाने से पाप लगता है? सर कोई पाप नहीं लगता है, कहना बोल रहे ना, हाँ कोई पाप नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट,
ठीक है भाई, ये इतना सा पॉइंट बचा था जो अपन ने कर लिया। चालू करें मिस रिप्रेजेंटेशन। यस सर, मिस रिप्रेजेंटेशन चालू करते हैं। अरे मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ना चालू करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट is said to be a voidable contract if it is caused by coercion, undue influence, fraud और misrepresentation। ठीक है सर, coercion, undue influence, fraud और misrepresentation। जोड़ी किसकी बनी थी सर? coercion और undue influence की बनी थी। अब सेकेंड जोड़ी किसकी बन रही है कि सर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की बन रही है। कोर्जन क्या था? किसी को कोई फिजिकल थ्रेट देके या फिर फिजिकल आईपीसी में जो काम मना कर रखा है वैसा करके, फॉर एग्जांपल कि सर किडनैपिंग, बीटिंग, मर्डरिंग, सुसाइड की धमकी देना, या तो ये करके या इनकी थ्रेटनिंग करके आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो उसकी फ्री कंसेंट नहीं ली है, कोर्जन के थ्रू बनी गई, कोर्जन के थ्रू बनी गई, वो कहलाती है। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कि सर मेंटल कोर्जन है, मेंटल प्रेशर से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू बनता है। जश शाह कहाँ चला गया? जश, जश शाह, श्रेया बियानी, मुझे ये बता। यस सर बोलो। अच्छा, जश शाह ये बता, अनड्यू इन्फ्लुएंस में तीन बातें क्या जरूरी होती हैं? सर याद नहीं है। अरे जश यूं क्या कर रहा है यार, क्यों याद नहीं है? चल तू बता, क्या प्रॉब्लम हो गई? सर रिवाइज नहीं किया है मैंने। अच्छा, कपड़े धोते धोते रिवाइज कर लिया कर यार। एक सोटी मारते हुए अनड्यू इन्फ्लुएंस का सबसे पहला पॉइंट क्या कि सर देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। सेकंड सोटी अरे याद हाँ सर, करते और हुए फिर यार। एक डोमिनेटिंग पार्टी और वीक पार्टी एंड डोमिनेटिंग पार्टी। अरे वेरी गुड, क्या बात है। अब बुरुश मारते हुए कपड़े पे तीसरा पॉइंट याद कर लिया कर, क्या? देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ऐसा रिलेशनशिप कि एक डोमिनेटिंग एक वीकर पोजीशन में। और तीसरा पॉइंट क्या है? इसी पे तो बेस्ड है। सर याद है, रुको रुको। हाँ हाँ, मैं बुरुश मार अभी, दिमाग पे बुरुश मार, पूरा याद आएगा। नहीं तो पता पड़ेगा मम्मी फिर ने, थोड़ा हिंट। पता पड़ेगा मम्मी ने पूरे घर के कपड़े धोने के दे दिए। ऐसा मत करना। अरे the dominating party has really obtained an unfair advantage over the weaker party due to its position, जो वो नहीं ले पाती if ये relationship नहीं होता। ठीक है, there must be some sort of relationship between the parties such that one party is in a dominating position and another is weaker, in weaker position, and the party who is into dominating position and obtain an unfair advantage over the party who is in weaker position which it would not have obtained otherwise, जो उसने otherwise नहीं ली होती। ठीक है, चलो ये तीन तो बातें होती हैं यार। ठीक है, तो कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, डिफरेंस बिटवीन कोर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस। फ्रॉड सर, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कॉन्ट्रैक्ट बनाने हेतु गलत बातें रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें वो खुद भी बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर धोखे देने के इंटेंशन से कुछ बातें कर रहे हैं, या फिर प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, या फिर ऐसे चार पांच पॉइंट जो अपन ने पढ़े हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं कि सर फ्रॉड में। एक टॉपिक और पढ़ा था, साइलेंस फ्रॉड होता है क्या? नहीं सर, और इसके दो एक्सेप्शंस पढ़े थे। एक और टॉपिक पढ़ा था एक्टिव कंसीलमेंट, ये भी ध्यान रखना, घोड़े का खुर याद रख लेना, एक्टिव कंसीलमेंट याद आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चालू करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में तो इंटेंशनल गलत बात रिप्रेजेंट होती है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में भी बात तो गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के सामने। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के सामने बात तो गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन
सर मिसरिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं होता है। मिस्टर एक्स is representing wrong facts in front of Mr. Y. There is no intention of deceiving. धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, वो सच में उसमें बिलीव करते हैं जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो बात सच नहीं होती है। ठीक है सर। तो सर फिर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या हुआ कि सर यहाँ पर तो इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पर नॉन इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो फ्रॉड में तो इंटेंशनली आप गलत बात रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर नॉन इंटेंशनली कर देते हैं। तो सर यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। सर यहाँ पर डैमेजेस भी वसूल सकते हैं, सर यहाँ पर डैमेजेस नहीं वसूल सकते हैं क्योंकि इंटेंशन खराब नहीं था। मान लो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो हमारे जज शाह हैं, इनके पास में 10 फैक्ट्रीज हैं। ओके, मिस्टर वाई को एक फैक्ट्री बेचने की बात चल रही थी, इन्होंने गलत बात रिप्रेजेंट कर दी कि मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इनका इंटेंशन खोटा नहीं था, इनको दूसरी फैक्ट्री का डेटा याद रह गया जो इन्होंने यहाँ पर बता दिया। तो सर बात तो गलत ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हम इसको फ्रॉड नहीं बोलेंगे। राघव काबरा, 1 मिनट में तेरे पास में आता हूं। अब देखो इधर भी बात वही है क्या कि सर चाहे फ्रॉड हो चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, दोनों में एक्स ने वाई को बात कैसे रिप्रेजेंट की है सर, एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट की है, ये बात ध्यान रखना, नॉट एज एन ओपिनियन, नॉट एज एन ओपिनियन। मेरी ओपिनियन है, ओपिनियन करते ही तो भैया आप उसे फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। तो जब आप फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, किसी चीज को ओपिनियन जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर सर आपकी गलती निकाली ही नहीं जा सकती, कह ही नहीं सकते कि मिस्टर एक्स ने फ्रॉड किया या मिस्टर एक्स ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया, ना ना ना, क्योंकि आप किसी चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट किया कि इस चरागाह में जो आप मेरे से खरीदना चाह रहे हैं, इसमें 2000 शीप्स एक साथ ग्रेजिंग कर सकती है, कैटल्स एक साथ घास खा सकते हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी 500 की थी। इधर उन्होंने एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट कर दिया, तो या तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगा या ये फ्रॉड होगा, लुकिंग टुवर्ड्स हिज इंटेंशन। लेकिन सर इन्होंने ऐसा बोल दिया, सर मेरी ओपिनियन में 2000 गायें तो चढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, ओपिनियन बोलते ही ना तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन की श्रेणी में आएगा, ना ये फ्रॉड की श्रेणी में आएगा, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा, क्योंकि इन्होंने कोई चीज को फैक्ट जैसे रिप्रेजेंट नहीं किया है। ये भी बात ध्यान रखना। काबरा जी बोलिए। सर मेरा वही डाउट था, ओपिनियन किस में आता है, फ्रॉड या मिसरीप्रेजेंट? ओपिनियन दोनों में ही नहीं आता है, ना फ्रॉड में ना मिस रिप्रेजेंटेशन। इसलिए कहीं आपको कुछ गड़बड़ महसूस होना तो आप सामने वाले को कैसे बात रिप्रेजेंट करेंगे, मेरी ओपिनियन में ऐसा है, मैं पक्का नहीं हूँ, मेरी ओपिनियन में ऐसा होना चाहिए, दैट्स इट, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग इट एज अ फैक्ट। यहाँ 500 नहीं, यहाँ 2000 भेड़े चढ़ सकती है, ना ना ना, मैं सोचता हूँ मेरी ओपिनियन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और मिस रिप्रेजेंटेशन के भी पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग बातें, तीनों ही मिस रिप्रेजेंटेशन में कवर होती है। ठीक है, चलिए मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ना चालू कर भाई। Misrepresentation is innocent or unintentional false statement of facts made by one party without any intention to deceive the other party. Misrepresentation मिस रिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट। इनोसेंट बच्चे होते हैं ना, इनोसेंट मतलब गलती नहीं होती है जिनकी, अबोध एकदम। ठीक है, और अनइंटेंशनल, अरे इंटेंशन नहीं था भाई धोखा देने का। मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट और अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सर पर होता तो वो भी गलत ही है ना, भले ही धोखा देने का इंटेंशन नहीं हो, पर बात तो गलत ही रिप्रेजेंट की है ना, फॉल्स ही रिप्रेजेंट किया। यस सर। सो मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनोसेंट और अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट किया आपने, ओपिनियन जैसे नहीं, मेड बाय वन पार्टी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव दी अदर पार्टी। क्या क्लियर हो गया? कुछ समझने वाली कोई विशेष बात नहीं।
सबसे पहली मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सर आप कोई चीज के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन आपकी कोई जानकारी ही नहीं है, विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सही नहीं दे रहे हैं, गलत तरीके से दे रहे हैं, उसका कोई बेसिस नहीं था पर आपने उसको खुद भी सच मानते हुए पॉजिटिवली वो स्टेटमेंट दे दिया। कैसे? एक बार एग्जाम्पल पढ़ना भाई दक्ष अग्रवाल। X believed that the engine of his motorcycle is in excellent condition. X, without getting it checked in a workshop, told Y that the motorcycle is in excellent condition. On the basis of the statement, Y bought the motorcycle, whose engine proved to be defective. Here, X statement is misrepresentation. देखो, एक्स बिलीव्ड, एक्स खुद भी बिलीव करता था तभी उसने स्टेटमेंट दिया। एक्स ने केवल मोटरसाइकिल टिकाने बेचने के लिए नहीं, वो खुद भी बिलीव करता था कि उसका इंजन का, मोटरसाइकिल का इंजन जो है वो एक्सीलेंट कंडीशन में था, और बिना चेक किए ही उसने विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन उसने ये बात वाई को भी बोल दी कि मोटरसाइकिल एक्सीलेंट कंडीशन में है। उसके इस स्टेटमेंट के बेसिस पे वाई ने मोटरसाइकिल खरीद ली जिसका इंजन बाद में डिफेक्टिव प्रूव हो गया। तो यहाँ पर एक्स का स्टेटमेंट क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है रे? वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर वाई। वो चाहे तो आगे बढ़े, वो चाहे तो रिसेंड कर दे सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और बात कि सर यदि मिस्टर वाई ने एक्स के स्टेटमेंट के बेसिस पे नहीं खरीदा है कि मेरी मोटरसाइकिल एक्सीलेंट कंडीशन में, बल्कि उनको कोई और कारण से उन्होंने ये मोटरसाइकिल खरीदने का नक्की किया कि अरे ये तो वो एंटीक मोटरसाइकिल है 1960s वाली, जिसके बहुत कम वर्जन बने थे, केवल 100 पीस पूरी दुनिया में बने थे, तो ये तो एंटीक से पैसा कमाएंगे, तो इंजन किसी भी कैपेसिटी में, उसके बेसिस पे नहीं इन्होंने खरीदा, रिप्रेजेंटेशन के, मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे खरीदा? किसके बेसिस पे खरीदा? कि सर एंटीकनेस। तो क्या मिस रिप्रेजेंटेटिव फैक्ट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया? नो सर। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट गायब हुई? नो सर। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा? नहीं। ठीक है, बात समझ गए? वही जो मैंने आपको पहले बातें बताई वो इधर भी लागू होने वाली है। सो पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सर वो खुद भी बिलीव करते थे, हालांकि कोई बेसिस नहीं था उसका, गलत स्टेटमेंट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सर ये क्या हो जाएगा? सर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सेकंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। सर आपकी कोई ड्यूटी थी जो आपको पूरी करनी थी, वो आपने पूरी नहीं की, वो ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, ठीक है, लेकिन उस ड्यूटी को पूरा नहीं करने के पीछे आपका कोई इंटेंशन नहीं था किसी को धोखा देने का, लेकिन चूंकि आपने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, उससे आपको एडवांटेज मिल गया कुछ, तो वो भी मिसरिप्रेजेंटेशन। सर समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से समझाओ, आइए समझाते हैं। हमारा जश शाह जो है, ठीक है, जश शाह के पास में एक जमीन का टुकड़ा था। ओके, जमीन, सर फ्लैट खरीदना भारी पड़ रहा है, आप मेरे को जमीन के टुकड़े का मालिक बना रहे हो, गजब सर। अरे एग्जाम्पल है समझने के लिए। सर इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा था कि कोई एक अकेला आदमी उसको किराए पे नहीं ले सकता था, थोड़ा इसने आउटस्कर्ट्स में जाके खरीदी थी। यस सर। तो इसने क्या किया, उसके 6 टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 6 अलग अलग किसानों को किराए पे दे दिया, हर टुकड़े से अलग अलग किराया आ रहा था, एक अकेला कोई भी नहीं ले पाता था। तो इसने दिमाग लगाया तो सबके लिए भी आसान हो जाएगा, कम पैसे में खेती की जमीन मिल जाएगी और मेरे को भी पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है सर। तो इसने 6 अलग अलग टुकड़े किए और किराए पे उस जमीन को 6 अलग अलग फार्मर्स को दे दिया। अब जश शाह की बात चल रही है राघव काबरा से, इसलिए इस जमीन को सेल करने के लिए, तो जश शाह ने इसको बताया देखो ये मेरी जमीन का टुकड़ा है, यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको मैंने
6 अलग अलग टुकड़ों में बांट के 6 के 6 पीसेस किराए पे दे दिए हैं, जिससे मुझे किराए की इतनी आमदनी हो रही है। ठीक है सर, अभी तक कुछ गलत बताया नहीं सर? कोई मिसरिप्रेजेंटेशन, कोई फ्रॉड, कुछ नहीं। पर सर ये जज शाह राघव काबरा को एक बात बताना भूल गया क्या, कि जो छठे नंबर का फार्मर है उसने जज को नोटिस दिया हुआ है कि मैं 2 महीने बाद ये जमीन खाली कर दूंगा, क्योंकि अब मेरा काम हो गया है, मुझे और जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं और खेती नहीं करूंगा। ऐसा छठे नंबर के फार्मर ने जज शाह को एक बोला हुआ था, नोटिस दिया हुआ था कि मैं 2 महीने बाद खाली कर दूंगा। जज शाह ने अभी तक राघव को क्या बताया? 6 पीस हैं, 6 पीस में डिवाइडेड है, 6 के 6 से किराए की इनकम आती है, आप खरीदोगे तो आपको इनकम डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन वो ये बताना भूल गया कि 2 महीने बाद ये छठा पीस खाली हो जाएगा। तो सर ये उसकी ड्यूटी थी या नहीं थी बताना जज को, राघव काबरा जो प्रोबेबल बायर है कि देख 2 महीने बाद ऐसा होने वाला है, ड्यूटी थी सर बताना। ठीक है, क्योंकि इससे डील पे फर्क पड़ सकता था। ठीक है, ड्यूटी थी बताना। पर उसने इनोसेंटली नहीं बताया, उसका कोई धोखा देने का इंटेंशन नहीं था, उसने इनोसेंटली नहीं बताया, वो बताना भूल गया। क्या सर? पर इस नहीं बताने से इसको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ सर, क्या फायदा मिल रहा है? हो सकता है सामने वाला जो राघव काबरा है वो हो सकता है ये बात सुन के या तो थोड़े कम पैसा देता या फिर डील नहीं करता। पर अब एडवांटेज मिल गया जश को इस बात का, अनइंटेंशनली जो काम हो गया उससे उसको एडवांटेज मिल गया। उसकी ड्यूटी थी बताना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई, वो नहीं बता पाया, जिससे उसको एक एडवांटेज मिल गया। तो सर धोखा देने का इंटेंशन था क्या यहाँ पर? नहीं सर, बस बताना रह गया। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन की सेकंड कैटेगरी है, सेकंड वेराइटी। देख लो, पढ़ लो। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव which brings an advantage to the person committing it। एडवांटेज मिल गया ना जज शाह को हमारे? यस सर मिल गया। एग्जाम्पल पढ़ ले भाई, सेम है, एक बार पढ़ ले। X, while selling his land to Y, told him that all the farms on the land were fully let out, but X negligently omitted to inform Y that some of the tenants had give notice to quit. Here, X was under a duty to inform the same to Y, as it is a material fact, and X is thus liable for misrepresentation. तो अब राघव काबरा चाहे, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया उसके साथ, वो चाहे तो डील के साथ में आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कर दे, क्योंकि वॉइडेबल में तो ऑप्शन मिलता है ना, चाहे तो आगे बढ़े चाहे तो रिसेंड कर दे। ठीक है, समझ में आ गया? मिसरिप्रेजेंटेशन के 2 पॉइंट, इनोसेंट होता है, अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है सर, पॉजिटिव फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट एनी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, धोखा देने की नियत नहीं थी पर किसी चीज को पॉजिटिव स्टेटमेंट जैसे रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड, any breach of duty without any intention to deceive which is bringing an advantage to you। okay sir। third point, or inducement of mistake about the subject matter। inducement of mistake about the subject matter, ये एक मिस्टेक वाला पॉइंट है जो कि एक्चुअल में मेरे को अलग से कवर करना होगा। कैसे? मैंने आपको बताया था ना, कंसेंट इज नॉट सेड टू बी फ्री इफ इट इज कॉज्ड बाय कोersion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। और पांचवा में हमेशा अलग से लिखता था मिस्टेक, पांचवा में हमेशा अलग से लिखता था। तो इंड्यूसमेंट ऑफ मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, ये तीसरा तरीके का जो मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, जो मिस्टेक है, ये मैं जब मिस्टेक का टॉपिक उठाऊंगा वहां कवर करेंगे, अभी नहीं करा सकता था। ठीक है, अभी नहीं करा सकता हूं। चलिए नेक्स्ट। तो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या क्या हैं, ये पढ़ने के लिए से पहले एक बार सेम लिंक पे पुनः वापस रिज्वाइन कर लीजिए। काबरा जी, यस सर। क्या बात है, हेयर कट वगैरह ले लिया आपने? हाँ सर, दादी डांट रही थी, बहुत बड़े बाल हो गए थे। सही बात है, हर घर में एक दादी होनी चाहिए तेरी तरह, तेरी दादी की तरह। ठीक है, चलो वापस ज्वाइन करो रे।